हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लाया हूँ यह वैकेंसी आई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई में। सीबीएसई एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह वैकेंसी रिलीज हुई है 8 मार्च 2024 को एंड इसमें 3 तरह की वैकेंसी आई है फाइनेंस में। ओके, तो एक वैकेंसी आई है वो है ग्रुप ए ऑफिसर में और 2 वैकेंसी आई है ग्रुप सी ऑफिसर में। जो ग्रुप ए ऑफिसर है उसमें जो वैकेंसी आई है अकाउंट्स ऑफिसर की आई है जो कि पे लेवल 10 है। ये होता है क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर का जो पे लेवल होता है ये वो है। और 2 वैकेंसी आई है ग्रुप सी में जो कि एक है अकाउंटेंट पे लेवल 4 पे और एक है जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल 2 पे। ओके, इसके सैलरी वगैरह हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं पहले। तो ग्रुप ए सर्विस में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है अकाउंट्स ऑफिसर टू 35 ईयर्स। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एज लिमिट ज़्यादा दिया है ताकि बहुत लोग अप्लाई नहीं कर पाते, कई बार एज लिमिट निकल जाती है सीए वगैरह तैयारी करने में, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें आराम से। एंड जो तीनों वैकेंसी आई है तीनों अनरिजर्व्ड है, जनरल कैटेगरी में आई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एंड इसके अलावा जो ग्रुप सी सर्विस है उसके अंदर जो अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसमें मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स एंड वो है एससी के लिए एक वैकेंसी है और ओबीसी में 1 है। इसके अलावा 5 है अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी में। टोटल मिला के 7 वैकेंसी है एंड पे लेवल 4 है। और ग्रुप सी में एक और वैकेंसी आई है जूनियर अकाउंटेंट की। जूनियर अकाउंटेंट में पे लेवल 2 पे है। इसमें एज लिमिट है 27 ईयर्स एंड 3 वैकेंसी है एससी में। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है और शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी में 2 वैकेंसी है। ओबीसी में 4 वैकेंसी है और जनरल और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है 3 वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी है। तो टोटल मिला करके इसमें 20 वैकेंसी आई है। ठीक है, और इसमें इनमें से बेसिकली इन टोटल में से जो है वो दोनों में अकाउंटेंट में और जूनियर अकाउंटेंट में दोनों में जो है वो एक पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी मतलब होता है फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए एक सीट रिजर्व रखा गया दोनों में। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर इसके आगे देख पढ़ते हैं और क्या क्या डिटेल्स है देखते हैं हम लोग। और इसकी में जो है आपका टोटल बताया गया इसमें वही कि अकाउंट्स ऑफिसर में जो है 3 वैकेंसी है। ठीक है ना, अकाउंटेंट में 7 और जूनियर अकाउंटेंट में 20 है। तो आइए आगे देखते हैं क्या क्या दिया है इन्होंने। हाँ, नेक्स्ट है इसमें रिजर्वेशन वगैरह दिया हुआ डिटेल्स। ओके, तो जो क्रूशियल डेट होगा बेसिकली जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो होगा 11th of April 2024 फॉर द रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं। और इसमें है आप देखिए इसमें अकाउंट्स ऑफिसर की बताया गया है क्वालिफिकेशन क्या होगा, डिटेल्स में देखते हैं। तो कोई भी बैचलर डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बेसिकली आप अगर बीकॉम भी हैं या बीए हैं, बीएससी, आप कोई भी मतलब ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एंड अगर इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में आपने पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं। आप फिनांस बिजनेस स्टडीज कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा अगर आपने तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बेसिकली अगर आपने SCS या JKOC की एग्जाम को क्वालिफाई किया आपने, बेसिकली SCS वगैरह जो होता है ये जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ये वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये उनके लिए भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो और या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो भी आप उसमें एलिजिबल है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि प्रेफरेंस मिलेगा आपको, या फिर आप MBA फाइनेंस CA CMA या कुछ क्वालिफाई किया आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे इस क्वालिफिकेशन पे। हाँ, बट आपको प्रेफरेंस कब मिलेगा, डिज़ायरेबल क्या है आपका एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स कंपाइलेशन। ठीक है ना, बजट इंटरनल ऑडिट अगर आपने किया हुआ है तो वो इंटरव्यू के टाइम में आपको उसमें प्रेफरेंस मिलेगा, नॉट अभी। ओके, या आपने इन्वेस्टमेंट किया है, फंड मैनेजमेंट किया है, सिक्योरिटीज़ किया है तो आप इसमें ले सकते हैं। एंड एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स की है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें अकाउंटेंट के लिए। अकाउंटेंट के लिए भी क्या मांगा गया है यहाँ पे कि जस्ट एक बैचलर डिग्री मांगा गया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, इसमें कि आपका मतलब कॉमर्स होना चाहिए या अकाउंट्स फिनांस बिजनेस स्टडीज होना चाहिए, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट जस्ट होना चाहिए। ओके, अगर आपने ऑप्शनल में भी अगर आपने लिया हुआ है ये सब्जेक्ट्स को, अगर आप बीकॉम आपने अगर नहीं किया है, अगर आपने ऑप्शनल में भी लिया हुआ था इन सब्जेक्ट्स को, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एंड साथ ही साथ आपको टाइपिंग स्पीड होना पड़ेगा आपका मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट का।
ठीक है, इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट के हिंदी में। तो ये मैंडेटरी है, टाइपिंग आपको आना चाहिए। अगर आपको टाइपिंग नहीं आता तो आप सीख लीजिएगा बाद में, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको आज क्या चाहिए। टाइपिंग सीखने के लिए आपके लिए आई थिंक 1 मंथ इज मोर देन इनफ आपको इतना स्पीड लाने के लिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर एक और है, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। तो जूनियर अकाउंटेंट में अगर हम देखें तो इसमें 12th क्लास मांगा गया फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है ना। उस पर ऊपर वाले में जो अकाउंटेंट की पोस्ट थी उसके लिए ग्रेजुएट मांगा गया था, एंड इसमें 12th क्लास मांगा गया, ठीक है। तो अगर आपने 12th पढ़ा है, उसमें आपका सब्जेक्ट अगर अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कॉस्टिंग है अगर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको टाइपिंग स्पीड टेस्ट किया जाएगा बाद में। अगर आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको स्किल टेस्ट बोला जाता है बेसिकली, उसको कहीं कि इसको ट्रेड टेस्ट नहीं बोलते हैं। तो आपसे टाइपिंग का टेस्ट भी लिया जाएगा। दैट इज 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए कंप्यूटर के। एंड इसमें एज लिमिट 27 ईयर्स है, और ऊपर वाले में अकाउंटेंट वाले में एज लिमिट 30 ईयर्स है, ओके। एंड आपको पता है कि जो रिलैक्सेशन होता है SC ST में 5 ईयर्स का होता है, OBC में 3 ईयर्स का होता है, PWD में 10 साल, ओके। तो इस तरह से ये है, आप सब देख सकते हैं। जिनके रिलेवेंट है मैं नोटिफिकेशन को डाल दूंगा ये डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब है एग्जामिनेशन फीस। तो एग्जामिनेशन फीस कितना आएगा वो देखते हैं। अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS के लिए जो ग्रुप A के जितनी पोस्ट आई हैं उनके लिए जो फीस होगी वो होगी 1500 रुपये। ग्रुप B एंड ग्रुप C की जो पोस्ट है उसके लिए होगी 1800 रुपये, ठीक है। याद रहे फॉर ईच पोस्ट लिखा हुआ, फॉर ईच पोस्ट, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है तो आप एक से अधिक भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 जैसे वैकेंसी, 3 टाइप की वैकेंसी आई तो आप तीनों के लिए भी बैठ सकते हैं, प्रोवाइडेड ग्रुप A में कोई एक ही सर्विस होना चाहिए आपका, 2 सर्विस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या। ऑनलाइन मोड में सारा पेमेंट आपका होना चाहिए कि जो सारा डिटेल्स आपको दिया रहेगा जब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन। तो CBSE की जो वेबसाइट है सारा फॉर्म वहीं से भराएगा इसमें, ठीक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या है, ठीक है ना। इसमें सिलेबस इन्होंने दे दिया है कि सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहला हम लोग चेक करते हैं अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, ठीक है ना, सिलेबस। तो इसमें क्या बताया गया कि देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन, ओके, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। तो इसमें एक इंटरव्यू भी होगा और 2 टायर में एग्जाम होगा, ओके। टायर 1 टेस्ट में द कैंडिडेट्स इन द रेशियो ऑफ 1:10 विल अलाउड टू अपीयर इनटू टायर 2 रिटन, ओके। तो हर एक वैकेंसी के लिए 10 लोगों को बुलाया जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। तो उस रेशियो में बेसिकली इन लोगों जो टायर 2 के लिए करेंगे, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट द कैंडिडेट्स विल कॉल फॉर एन इंटरव्यू पर्सनल इंटरेक्शन इन द रेशियो ऑफ 1:5। दैट मीन्स क्या होगा कि जितने लोग अप्लाई करेंगे पहले वो लोग टायर 1 का एग्जाम देंगे, फिर उसमें जो क्वालिफाई करेंगे तो उसमें जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो टॉप लोग होंगे बेसिकली, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से एज पर द पोस्ट। तो रिटन जो टायर 2 का एग्जाम होगा उसके लिए हर एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को बुलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम देखें तो इसमें टोटल मिला करके आया था 20 वैकेंसी, सपोज की जगह इसमें आई है, सपोज की जगह इसमें 20 वैकेंसी आई है, तो इन लोग 1:12 मतलब हो गया 200 लोगों को बुलाएंगे बेसिकली इसमें टायर 2 के लिए, ओके। बट ये रेशियो कभी कभी चेंज भी हो जाता है, तो फिलहाल उस पर नहीं जाते हैं। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, तो उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल देखते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा एंड एग्जामिनेशन फी वगैरह भी देख लिया हम लोगों ने। एंड तो ये रहा। एंड इंटरव्यू के लिए जो लोग क्वालिफाई करेंगे बेसिकली, तो हर एक पोस्ट के लिए वो लोग 5 लोगों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। एंड जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको अपलोड हो जाएगा वो सारा वेबसाइट पे, ठीक है। अब वही चेक करते क्या क्या आएगा इसमें। तो जो टायर 1 होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा बेसिकली। तो उसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा, जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, मतलब पैराग्राफ वगैरह लिखा रहता है। एंड आपको उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना स्कूल में, ऐसा होता था 9-10 में आता था ना, ऐसा पैराग्राफ में से निकालना पड़ता था क्वेश्चन का आंसर। तो ये सारा काफ़ी ईजी होता है वैसे, ये दोनों मतलब पार्ट तो है, बट आपको मेनली मेहनत करना पड़ेगा करंट अफेयर में, जनरल मैथमेटिक्स में करना पड़ेगा, अर्थमेटिक में करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ये जस्ट इसका एक MCQ वगैरह आता है, उसको पढ़ देना सबको काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया जनरल इंग्लिश एंड इंग्लिश हो गया, कंप्रिहेंशन हो गया। इसके बाद होता है कंपोनेंट ऑफ टेस्ट। अब उसके बाद आता है टायर 2 एग्जाम। तो टायर 2 एग्जाम कैसे होगा, उसके सिलेबस आपको दिया हुआ है इसमें कि क्या क्या पूछा जाएगा उसमें। बट ये ध्यान रखिएगा ये रिटन होगा, ये MCQ नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है बाकी लोगों के लिए, तो ठीक है ना, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ये रिटन एग्जाम होगा, नॉट MCQ।
ये टोटल 160 मार्क्स का होगा 3 आवर्स का, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें। कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजट, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिट, इन्वेस्टमेंट, FM, सभी कुछ रहेगा बेसिकली। जब हम लोग CA में पढ़ते हैं मोर और लेस सभी कुछ रहेगा इसमें, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट पार्ट 2 में क्या है इसमें, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप देख लो कैसे करोगे इसको आप, ठीक है। थोड़ा सा ये मुश्किल होता है लिखने के लिए, एंड इसमें आपको डेटा एंड फैक्ट्स याद रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है, बट ठीक है, आप कोशिश करोगे या फिर आप गवर्नमेंट जब कोई तैयारी करते हो तो आप कर सकते हो इसको। पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। जनरली ये UPSC का जो सिलेबस होता है ये उसके हिसाब से है, बट ऑब्वियसली क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है तो वो तो उसके लेवल पे लेंगे ही, बिकॉज UPSC ही क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर को लेती है नॉर्मली, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही लेती है, बट नॉर्मली लेती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका एक ऐसे राइटिंग होगा, वो हट होगा 40 मार्क्स का, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। एंड फिर लिखा है कि इंटरव्यू कैसे होगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन पार्ट B एंड C। तो पार्ट B एंड C में देखा जाएगा, तो पार्ट B हो गया आपका टायर 2 रिटन एग्जामिनेशन एंड C हो गया इंटरव्यू। टायर 1 जो है सिर्फ वो क्वालिफाइंग नेचर पे है, बेसिकली क्वालिफाई करना टायर 2 में बैठने के लिए, एंड दैट मीन्स वही जस्ट एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया है और कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर आप आए तो अकाउंटेंट की पोस्ट की अगर आप देखें तो क्या क्या सिलेबस है इसमें, तो इसमें दिया हुआ है पार्ट 1 में है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, स्कूल एजुकेशन के बारे में है, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी है, जनरल हिंदी इंग्लिश है, ठीक है ना। और बाकी पार्ट 4 में है जो जनरल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, कॉस्ट, ऑडिट जो भी होता है, ये सब जो हम लोग CA में पढ़ते हैं या BCom में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी ये जूनियर अकाउंटेंट है, इसके लिए आपको मैंने बताया था कि क्लास 12th इसका लेवल है बेसिकली, तो ये काफ़ी ईजी हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप CA की कोर्स कर रहे हैं, CMA की कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो सकता है जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट, बिकॉज ये आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं, ये मुझे लगता है जैसा। बट बाकी ऑब्वियसली कंपटीशन तो होगा और मेहनत करना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप इसमें जो पार्ट 4 है आप उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको बस मेहनत करना पड़ेगा पार्ट 1, 2, 3 के लिए। एंड अगर पार्ट 4 किसी अच्छे टीचर से अगर पढ़ दें, थोड़ा सा टेक्निक वाइज कैसे पढ़ते हैं, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, आप उसको अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप उसका दिया हुआ है इसमें, क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टेड, ठीक है ना। शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी, तो अगर अनरिजर्व्ड है बेसिकली तो उनके लिए 50% है, OBC के लिए 40% है, SC ST PWD के लिए 40% है, OBC के लिए 45% है, ठीक है। एंड अकाउंटेंट या इंजीनियर अकाउंटेंट के लिए सिमिलर वैसे ही है, अनरिजर्व्ड या EWS तो 50%, OBC के लिए 45%, एंड SC ST PWD के लिए 40% होता है। और टाइपिंग स्पीड आपको 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, तभी आपको कॉल किया जाएगा। एंड ये रहा आपका सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन, तो कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बताया गया है। तो इतने सारे सिटीज़ हैं बेसिकली जहाँ पर ये एग्ज़ाम कराएंगे ये लोग, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसको, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज, देहरादून, ठीक है। और इधर में आपका दिया हुआ है सारा का स्टेट, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग काफ़ी सारे स्टेट्स इन्होंने कवर किया है। सिटीज ऑफ द टायर 1 एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज़, तो इसमें कैलकाटा वगैरह नहीं है, ठीक है। इस सब वो आप एक बार देख लीजिएगा, कोलकाता से पढ़ रहे तो। नेक्स्ट देखते हैं मार्किंग स्कीम कैसे होगी इसमें, तो आपको हर एक आंसर के लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा फॉर इच करेक्ट आंसर, एंड 0.5 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा आपका इनकरेक्ट आंसर, तो मतलब नेगेटिव मार्किंग है। एंड 0.5 इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है रीवैल्यूएशन का, तो आपका पेपर जो आपने टिक कर दिया वो फाइनल है, रीवैल्यूएशन नहीं होगा उसके बाद, ठीक है। तो ये और आगे देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। तो आपको ये फॉलोइंग चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको लेकर के जाना है। तो प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड वगैरह आपको लेकर के जाना है, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है एक, ये आप सारा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा जो भी है। रफ वर्क के लिए आपको पेपर दिया जाएगा, आप उसी में रफ वर्क करना है, इसके अलावा आप कहीं रफ वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि किसी में मतलब करेक्शन चाहिए आंसर में आपने जो दिया है, आंसर में आपको करेक्शन चाहिए, तो आप करेक्शन विंडो जो खुलता है 2-3 दिन के लिए, तो आप उसमें एग्ज़ाम के बाद
तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पर क्वेश्चन इन्होंने रखा है 1000, ठीक है ना, विच इज़ नॉन रिफंडेबल फीस होगा बेसिकली। तो 1000 देकर के आप एक एक क्वेश्चन के लिए जिसको आपको लगता है कि आपने सही दिया है और उन्होंने गलत दिया है, तो आपको वहाँ 1000 दे करके पर क्वेश्चन को आपको अपना करेक्शन के लिए भेज सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट श्योर कि आपका बात माना जाएगा, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो वो भी प्रोविज़न दिया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा कट ऑफ डेट जो हुआ है, मतलब डेट आपका एज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, वो सारा 11 अप्रैल माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। इन सच केस द कैंडिडेट विल हैव टू पे द रिक्वेस्टेड फीस सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एज एप्लीकेबल। हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से फी पेमेंट करना पड़ेगा। हाउएवर द पोस्ट ऑफ ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, तो बाकी देखते हैं। आपको बाकी अगर अप्लाई करना आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वेरी अगर आपको हो तो आप वो क्वेरी पूछ सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 42 में लिखा हुआ है। ये फॉर एनी क्वेरी द एप्लीकेंट शुड अप्रोच द हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है इन्होंने 9 AM to 5:30 PM तक। आप वर्किंग डेज में फ़ोन करके पूछ सकते हैं या फिर आप ईमेल करके srd24@cbsc.in आप अप्लाई मतलब मेल कर सकते अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो बेसिकली यही थी आपकी छोटी सी वैकेंसी के बारे में डिटेल्स मैंने बता दिया है आपको। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप इसके बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं। और हालांकि मैं पर्सनली भी इसकी क्लासेस दूंगा और इस क्लासेस को दूंगा मैं अपने ऐप्स के थ्रू दूंगा। तो आपको वो सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे आप क्लासेस ले सकते हैं और हम उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई और भी कोई क्वेरी आपको हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक जो भी क्वेरी आपकी आई तो मैं इसको एंटरटेन करूँ आपके कमेंट में ही, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।